हमारी धार की विधायक आदरणीय भाभी नीना वर्मा जी मंच पर स्थान ग्रहण करें। प्रभु जी राठौर इस कार्यक्रम के सहयोगी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। लोकसभा के हमारे जनसंपर्क अभियान के प्रभारी गिरी पटवदिया जी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच करण सिंह जी पवार पूर्व विधायक धार के कृपया आए मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार जी मेड़ा कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच राधा स्वामी सत्संग व्यास के गुरु जी माननीय अशोक कुमार जी नाइक भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है, कृपया आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अशोक जी जैन कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। अभी सारे अतिथि हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। ये हमारा आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रबुद्ध जन संगोष्ठी प्रबुद्ध जन सम्मेलन हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करता हूं मोबाइल हमारे बीच इस कार्यक्रम में सब लोग पीछे आ जाइए। मोबाइल विशेष रूप से महाराष्ट्र से पधारे महाराष्ट्र की सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय सुधीर जी हमारे बीच हैं। हमारे अतिथि हमारे बीच हैं। इनसे अनुरोध कर रहा हूँ कृपया भारत माता और हमारे पितृपुरुषों के सामने दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। वल्लभ जी थोड़ा मंच पर स्थान नहीं करें। साथियों, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे माह में महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी आयोजित कार्यक्रमों के तारतम्य में आज ये धार जिले का प्रबुद्ध जन सम्मेलन जिसमें आप सब उपस्थित हुए हैं, ये कार्यक्रम यहाँ धार में इसके पहले वरिष्ठ नागरिकों का वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भी कार्यक्रम हुआ है, प्रेस वार्ता हुई है। अभी हम घर घर जाकर जनसंपर्क का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कल से 30 तारीख तक 10 दिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हम सब घर घर जाकर हमारी दिल्ली की सरकार माननीय मोदी जी के जो 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उन्होंने जो काम किए हमने वो अभूतपूर्व काम है। उन सब योजनाओं के काम हम लोगों तक पहुंचाएंगे और फिर से दिल्ली में और प्रदेश में हमारी सरकार बनाएंगे। एक बार सब जोर से बोल सकते हैं कि भारत माता की। अपन जितने बैठे हैं उसके मान से आवाज थोड़ी कम है, जोर से बोलना पड़ा। मेरी आवाज में 100-200 गुना आवाज मिला के बोलो आप, भारत माता की। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले हमारे जिले के जिलाध्यक्ष माननीय मनोज जी सुबानी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आज के कार्यक्रम में जो हमारे अतिथि पधारे हैं माननीय सुधीर जी महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, उनका पुष्पहार से और दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। माननीय मनोज जी सोमानी और हम सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर सकते हैं। जोरदार तालियों से हमारे अतिथि का स्वागत करें। माननीय हमारी धार की विधायक नीना वर्मा से अनुरोध कर रहा हूं कृपया आए और हमारा आज के अतिथि का मंत्री जी का पुष्पहार से स्वागत करें। और आप सब फिर से एक बार ताली बजा सकते हैं। इसमें ताली में कंजूसी करने की आवश्यकता ही नहीं, बिल्कुल करतल ध्वनि बजती रहना चाहिए। जोरदार हमारे अतिथि का हम अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। हम सब बैठकर उनको ताली बजाकर उनका अभिनंदन कर सकते हैं। अब मैं हमारे धार के नगर के मंडल अध्यक्ष नितेश जी अग्रवाल से अनुरोध कर रहा हूं।
नीलेश जी भारती कृपया आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें। प्रकाश जी धाकड़ महामंत्री जी आ जाए, प्रकाश जी आ जाए। हमारे जिले के भाजपा के महामंत्री कृपया आए, स्थान ग्रहण करें। मैं नितेश जी अग्रवाल से अनुरोध कर रहा हूं, जो धार नगर मंडल के अध्यक्ष हैं, वे आए और माननीय विक्रम वर्मा जी का और मनोज जी सुमान जी का स्वागत करें। विपिन राठौर हमारे धार के मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध कर रहा हूं कृपया आए और माननीय मंत्री जी का दत्ती गांव जी का पुष्पहार से स्वागत करें। सबके चिंता मत करो। अनिल बाबा कृपया आए और हमारे गोपी जी नेमा जो हमारे इंदौर से वरिष्ठ नेता हमारे बीच पधारे हैं, हमारे आग्रह पर आए हैं, उनका पुष्पहार स्वागत करें। विपिन जी आ जाए। अमित पाटीदार जी यदि आए हैं कृपया आ जाए और माननीय छत्रजी दरबार का पुष्पहार स्वागत करें। अनिल बाबा गोपी निर्मा जी का। अमित विनीत जी मंडल कृपया आए और श्याम जी बंसल का पुष्पहार से स्वागत करें। अमित जी पाटीदार, विनीत जी, श्याम जी बंसल का स्वागत करें। आपने कर दिया। मंच हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय प्रभु जी राठौर, उनका स्वागत करने के लिए मैं जीवन पटेल यदि आए यहाँ पे तो आ जाए, पुष्पहार स्वागत करें। उनको ये भी करेंगे। विनीत जी आप भी दिलीप जी का स्वागत कर दें। हमारे बीच जगदीप कटेल उपस्थित हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विनीत जी मंडल जी, उनका स्वागत कर दें। आप भी कर दें। विनीत जी से अनुरोध कर रहा हूं, हमारे बीच राधा स्वामी सत्संग व्यास के गुरु जी अशोक कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके पुष्पहार से दुपट्टे से उसका स्वागत करें और हम सब ताली बजा के गुरु जी का स्वागत कर सकते हैं। गुड़गांव के पास इनका आश्रम है और बहुत बड़े फॉलोइंग इनके पास है, हजारों की संख्या में देखता हूँ, गुड़गांव जाता हूँ, रोज इनसे लोग मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। हमारा जाओ ऊपर, आप बाजार जाओ ना, आ जाओ, आइए ना। सनी भाई आप करण सिंह जी पवार का पुष्पहार स्वागत करें। विनीत जी दिलीप पटोदिया जी हमारे बीच हैं, उनका स्वागत करें। सरदार जी मेरा हमारे बीच है, उनका स्वागत करने के लिए सरदार जी मेरा हमारे बीच है, जिला पंचायत अध्यक्ष, उनका पुष्पहार स्वागत करें। बैठे यहाँ पे अशोक जी जैन हमारे बीच वरिष्ठ नेता मंच उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए मैं बादल जी संयोजक और वल्लभ जी जो हमारे बीच हैं, उनका स्वागत भी। हमारे कार्यक्रम के सहयोगी के राजेंद्र जी सराफ वो आए और हमारे मंत्री जी का मुनगंटीवार जी का स्वागत करें। कालीचंद जी सोजवानिया कृपया आए, वल्लभ जी का स्वागत कर दें। जयदीप काली जी, हमारे सुधीर जी जो महाराष्ट्र से आए हैं, कैबिनेट मंत्री, उनका स्वागत कर रहे हैं और जयदीप जी पटेल का स्वागत। बादल जी आप क्या करते हैं, अब आपका स्वागत।
हमारे कॉलेज की जनभाई समिति के अध्यक्ष दीपक जी बिड़कर हमारे बीच है, उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आए, और सुधीर जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के, उनका पुष्पांजलि से स्वागत करें, दुपट्टा लगा के स्वागत करें। शनि राजा शनि भाई आए और हमारे बिहार की विधायक माननीय नीना वर्मा जी का पुष्पांजलि से स्वागत करें। और श्याम जी बंसल हमारे बीच में उपस्थित है, स्वागत आप करके हो गया तो दुपट्टा ठीक है। स्वागत लगभग करीब जो मंच में हमारे बीच उपस्थित हम सबका स्वागत हो चुका है। आप सबके स्वागत के लिए हम जोरदार एक बार बोलेंगे, भारत माता की। अब ये कार्यक्रम जो पिछले 20 दिनों से धार जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा ये महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत आज जो एक कार्यक्रम या धार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया है, उसमें पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं धार की हमारी विधायक, हमारी भाभी माननीय नीना जी वर्मा से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया आए और अपना स्वागत उद्बोधन करें। आज इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हमारे मंत्री, हमारे अतिथि और हमारे पड़ोसी राज्य से आए हुए सुधीर जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। सम्मान्य वर्मा जी, हमारे क्षेत्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह जी, हमारे सबके लाडले सांसद छतर सिंह दरबार, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सोमानी भैया, उपस्थित सभी सम्मानीय मंच पे हमारे अतिथिगण, आए हुए सभी हमारे प्रबुद्धजन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये सोच जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल 9 साल पूर्ण होने के बाद हम ये जो समारोह मना रहे हैं, उसके अंतर्गत सभी को आमंत्रित करके, सभी से चर्चा करके, सभी से बात करके हम आने वाले समय का फीडबैक लेना चाहते हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि धार की जो दशा दिशा बदली है, मैं क्योंकि इस मंच का उपयोग अपने लिए करना चाहूँगी कि जो दशा दिशा बदली है और जितने भी हम लोगों ने काम किए हैं, आप सब लोगों के मार्गदर्शन में किए हैं, वर्मा जी के सुझाव, वर्मा जी के मार्गदर्शन, शिवराज सिंह जी भैया हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्हीं की योजनाओं का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ की दशा दिशा बदल गई है। शहर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पहले एक कस्बे के रूप में हमारा शहर था, आज इसने एक अलग ही शक्ल ले ली है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। हम कहते हैं विकास कभी रुकता नहीं है, विकास कभी थमता नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय के लिए विजन डॉक्यूमेंट्री एक हम तैयार कर रहे हैं, और उसी में क्योंकि आप सब शहर के, जिले के जाने माने प्रबुद्धजन है, आप सब लोगों का सुझाव, आप अपने शहर को आने वाले 5 साल में कैसा देखना चाहते हैं। अभी जो हुआ वो आपके ही सहयोग से, आप ही लोगों के आशीर्वाद से हुआ, लेकिन आने वाले समय के लिए आप अपने शहर को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं, आप इस शहर में और क्या नया चाहते हैं, इसका यदि आप सुझाव मुझे प्रस्ताव के रूप में देंगे तो ऐसा लगेगा कि आने वाले समय के लिए जो हम काम करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी जी भाई साहब के अनुसार, माननीय हितानंद जी भाई साहब के दिशानुसार आप सब लोगों के सुझाव मान्य होंगे, ताकि आने वाले समय के अंदर हम धार को एक नया रूप, एक स्वरूप दे सकें। आप सब लोग आए हैं, हम सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ सुनने आए हैं हमारे मुख्य अतिथि को, और मंत्री जी हमें मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल होने के बाद आप सब लोगों को उस बारे में बहुत कुछ जानकारी देंगे। यहाँ पे एक पैम्पलेट भी आया है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के बारे में आपके पास विस्तृत जानकारी होगी। उसको देख के, पढ़ के, उसके बाद आप आने वाले समय के लिए विजन अपना दीजिएगा, ऐसी मैं आपसे आशा उम्मीद रखती हूँ। आप सब लोग एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। हमारे पूर्व विधायक माननीय करण सिंह जी पवार साहब हमारे बीच हैं। मैंने पहले भी उनके साथ निवेदन किया था मंच पे आने के लिए, कृपया आए। चलो जो है आप यहाँ रहते हो थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच इंदौर से पधारे हमारे वरिष्ठ नेता माननीय आपको तो मनोज जी से निवेदन कृपया आए और अपना स्वागत उद्बोधन आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आज बताएं। अरे आप तो सबका स्वागत। सम्माननीय मंच, हम आज जैसा कि प्रबुद्ध जन इन सबको मार्गदर्शन या करना बड़ा मुश्किल का काम रहता है। इसके लिए हमारे जो मुख्य अतिथि है उन्होंने बताया कि मैं 5 मिनट बोलूँगा, उसके बाद सबके जो मन में प्रश्न है उसके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। प्रश्न हमारे राष्ट्रीय स्तर के हो, प्रादेशिक स्तर के हो, जिला स्तर के हो, गटर नाली बगीचे के न हो, इस तरह की उनकी इच्छा। जैसा कि आज का यह प्रबुद्ध जन कार्यक्रम आज 30 मई से लेके 30 जून तक हमारी भारतीय जनता पार्टी को 9 वर्ष मोदी जी के शासन को हो गए, उनके निमित्त पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। कुछ लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम है, कुछ विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम है, कुछ बूथ स्तरीय कार्यक्रम 21 तारीख से शुरू होने वाले हैं, जिसमें हम चाहे वो किसान वर्ग हो, हितग्राही हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, प्रबुद्ध जन हो, सबसे मिलकर हमारी सरकार की चर्चा, हमारी सरकार की उपलब्धि और सुझाव ले रहे हैं, उपलब्धि बता रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। क्योंकि मोदी जी का जो विजन है वो सिर्फ आज का विजन नहीं रहता, 2047 तक का उनका विजन है। तो जितने ज़्यादा लोगों से चर्चा करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों से फीडबैक आते हैं और आपसे जो चर्चा होती है, वो जितने भी अतिथि बैठे हैं, चाहे भाई साहब विक्रम जी होंगे, चाहे राजवर्धन जी होंगे, चाहे गोपी नीमा जी होंगे, चाहे सांसद जी होंगे, चाहे करण सिंह जी होंगे, विधायक जी होंगे, दिलीप जी होंगे, हमारे प्रभु जी, सरदार मेड़ा जी, जयदीप पटेल जी, या जितने भी अतिथि हैं, इन सबको मोबाइल के अंदर एक नमो ऐप बना हुआ है, यह संग उसमें डालना पड़ता है, जिसकी मॉनिटरिंग पूरा हमारा जो केंद्र की टोली है वो करती है। तो आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? हम सबने सबसे पहले भारत माता को पुष्प चढ़ाए हैं। हम सब की या मोदी जी की इच्छा हो, पंडित दीनदयाल जी की इच्छा हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एकमात्र इच्छा है कि भारत माता का सिर सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचे। इसके लिए हमको अंतिम व्यक्ति से भी मिलना है और सबसे ऊपर काम करने वाले, देश को संचालित करने वाले व्यक्ति से भी मिलकर इस भारत का गौरव बढ़ाना है। इसी के निमित्त ये विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। अगले 21 तारीख से हम सब हमारे छोटे बूथ के जो कार्यकर्ता है, मंडल के जो कार्यकर्ता है, आपके द्वार पे आएंगे। आपके द्वार पे आके जो हमारी योजना है, जनहितैषी योजना है, आपके बीच में बताएंगे। क्योंकि मैं आज इतने सब लोग बैठे हैं, विकास के मामले में 2003 से लेके आज तक जो विकास भारतीय जनता पार्टी करा है, उसके लिए मेरा ही मन नहीं, सबका मन ये प्रफुल्लित होता है कि आज भारत का नाम जो गर्व से लिया जा रहा है, वो सब आप सब लोगों ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट और सहयोग दिया। इस प्रकार का सहयोग निरंतर मिलता रहे, इसी अपेक्षा के साथ जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मनोज जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच इंदौर से पधारे हमारे वरिष्ठ नेता माननीय गोपी नीमा जी अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया आए और उपस्थित प्रबुद्धजनों को संबोधित करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माननीय सुधीर जी, इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता माननीय विक्रम जी, सांसद दरबार जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री दत्तीगांव जी, आदरणीय क्षेत्र की विधायक भाभी जी, जिले के अध्यक्ष
अशोक जी और मनोज जी, मनोज सोमानी जी, लोकसभा क्षेत्र के हमारे इस अभियान के प्रभारी पटेरिया जी, उपस्थित मंचासीन सभी वरिष्ठजन, उपस्थित मित्रों, प्रबुद्धजनों, बहनों, पूरे देश में मोदी जी के 9 साल के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के 18 साल के कार्यक्रम जोड़ रहे हैं हम उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ 23 को चुनाव है। जहां चुनाव नहीं हुआ 9 साल की हम बात कर रहे हैं। उसमें एक कार्यक्रम आया कि अपनी लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों से बातचीत करना। बातचीत माननीय सुधीर जी करेंगे, पर इस कार्यक्रम का प्रबुद्ध जनों का हेतु क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सतत हमसे मिलते हैं। पार्टी अच्छा करे बुरा करे तो भी हमको पार्टी के लिए वोट मांगने जाना है। सरकार हमारी कुछ करे नहीं करे तो भी हमको सरकार की तारीफ करना है। लेकिन जो आम आदमी, एक अलग वर्ग का व्यक्ति, जो वकील हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, समाज में रेपुटेड संस्था का प्रतिनिधि हो सकता है, सामाजिक संगठन का व्यक्ति हो सकता है, गुरुजी जैसा सत्संग वाले लोग हो सकते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग जो 12 ही महीने राजनीति से जिनका कोई सरोकार नहीं होता, ऐसे लोगों को बुलाकर उनसे बात करना, उनकी राय लेना, उनकी राय से पार्टी अवगत हो, ये प्रबुद्ध जनों की गोष्ठी का मतलब है। ऐसा पहले नहीं होता था। ये 9 साल 14 के पहले का हिंदुस्तान और ये 14 के बाद का हिंदुस्तान, मोदी जी की सरकार के किए हुए काम, कोई व्यक्ति हो किसी वर्ग का, अपने अपने वर्ग में जब चर्चा होती है, वकीलों का प्लेटफॉर्म ऐसा कि सुबह उठे और कोर्ट में जब इकट्ठे होते हैं और चाय की टाइम बहुत सारे वकील इकट्ठे हो जाते हैं। डॉक्टर्स लोग इतवार को अपना क्लिनिक बंद हो तो डॉक्टर्स परिवार इकट्ठे होते हैं। हर वर्ग का व्यक्ति कहीं न कहीं सप्ताह 15 दिन में, महीने भर में इकट्ठे होते हैं अपने वर्ग के लोगों के साथ, कहीं क्लब में, कहीं किटी पार्टी में, कहीं बीसी में, कहीं और किसी तरह की व्यवस्थाओं में। जब वो इकट्ठे होते हैं तो सहज रूप से समाज पर, देश पर, व्यवस्था पर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चर्चा जरूर हो जाती है। कोई अच्छा काम हो तो उस पर हो जाती है, कोई क्रिटिसाइज की बात हो तो उस पर हो जाती है कि ये ऐसा कदम गलत उठा, ये कदम बहुत अच्छा उठा। ये चर्चाएं आम आदमी करता है। उस वर्ग में जब वो चर्चा हो तो मैं कई बार एक बात बोलता हूं माननीय वर्मा जी कि ये मोदी जी हमारे लिए हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर रहे, मेरी उम्र के लोगों के। ये हिंदुस्तान को अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो आज 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, उसको एक अच्छा हिंदुस्तान देके जाने की कोशिश आज इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को कैसा हिंदुस्तान देके जाना, ये सोच इस देश के प्रधानमंत्री की है। हम अपने परिवार में धन, संपत्ति, जायदाद, कल, कारखाने, दुकान, मकान, ऑफिस अपने बच्चे बच्ची को उत्तराधिकार में देके जाते हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसा हिंदुस्तान देके जाएं। आतंकवाद से ग्रस्त हिंदुस्तान, भ्रष्टाचार में लिप्त हिंदुस्तान, डर से वातावरण वाला हिंदुस्तान, या निर्भय होकर सीना तान के जीने वाला हिंदुस्तान, ये सोच इस देश के प्रधानमंत्री की है कि हम आने वाले को कैसा हिंदुस्तान आने वाली पीढ़ी को देके जाएं। भ्रष्टाचार की एक लाइन में बात करूं, पहले भी टैक्स हम देते थे,
पहले भी ब्यूरोक्रेट्स थे, पहले भी सरकारें थी, पहले भी मंत्री और विधायक सांसद होते थे, लेकिन अखबार भ्रष्टाचार से भरे होते थे। अखबारों में भ्रष्टाचार के आंकड़े शब्दों में लिखे जाते थे, अंकों में लिखने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, क्योंकि कितनी शून्य लगाएं, शून्य समाप्त हो जाती थी लिखते 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 लिखते। 9 लाख 1000 करोड़, अब लिखो इसको अंकों में, 9 लाख 1000 करोड़ नहीं लिख सकते। जमीन से आसमान तक भ्रष्टाचार। एक तरफ इस देश में 14 के पहले भ्रष्टाचार में शून्य समाप्त, और 14 से आज तक भ्रष्टाचार ही शून्य हो जाए, ये मोदी जी की सरकार। भ्रष्टाचार ही शून्य हो गया, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं। वही सरकार, वही दिल्ली, वही देश, वही ब्यूरोक्रेसी और वही टैक्स। हमारे टैक्स का पैसा हमको सड़क पर दिखने लगा है विकास के रूप में, ये 4 लेन और 8 लेन देख के और नए नए विकास के नए नए कीर्तिमान देख के, ये हमारे टैक्स का पैसा हमारे लिए काम आने लगा। और पहले कुछ परिवारों में, कुछ लोगों में, कुछ ठेकेदारों में, कुछ पार्टियों में हमारे टैक्स का पैसा ट्रांसफर हो जाता था, और हम वही गड्ढे वाली सड़क पर इंदौर से धार 3 घंटे में पार होते थे। 2.5 घंटे में इंदौर से धार जाते थे। वो दृश्य आपने हमने देखे। तो ये शून्य भ्रष्टाचार की सरकार इस देश का अपने आप में एकमात्र ऐसा कारण है जो हमारे मन को इस बात के लिए तसल्ली देता है कि हम 24 में फिर इनको लाएं और इस देश को शून्य भ्रष्टाचार के घेरे में ही रहने दें, उसे बाहर नहीं निकालें। अब तो 45 मिनट में आ गया मैं इंदौर से, 45 मिनट में धार आ गया इंदौर से। तो ये अलग बात है। जनता का पैसा जनता के लिए देने वाली सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। इस देश की बाहर हम जाते तो दुनिया में हिंदुस्तान को भिखारियों का देश मानते थे, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कटोरा लेके दुनिया में जाता कि लाओ भिक्षाम देही, कुछ तो दे दो, कुछ तो मदद करो। ये सब अखबारों के आंकड़े हैं जो आपने और हमने पढ़े और सुने हैं। और आज 9 साल में हम किसी के सामने पल्ला फैलाकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया। अगर गया है तो देने गया होगा, लेने नहीं गया। ये इस देश की उपलब्धि है, ये इस देश की उपलब्धि है। हिंदुस्तान का मान बढ़ा है। अरे इस देश का प्रधानमंत्री जाए और विदेश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के पांव पड़े, इससे बड़ा सम्मान 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं हो सकता। वो मोदी के पांव नहीं थे, वो भारत माता के पांव थे जो उस देश के राष्ट्रपति ने पड़े थे। ये हमारे लिए सम्मान की बात इस देश में है। चीन कभी आगे बढ़ के पीछे नहीं खसका, लेकिन मोदी जी के समय में 3 बार चीन को पीछे खसकना पड़ा। 3 बार आतंकवादी घुसपैठ हमारे यहां करते थे, और प्रधानमंत्री कांच के बक्से में खड़ा होकर बोलता था, देखा है, देखेंगे, करेंगे, कोशिश जारी है, हमारी चल रही है। और अभी आतंकवादी भी 100 बार सोचता है कि भारत की तरफ मेरी बंदूक ले जाऊं या नहीं ले जाऊं, और ले जाऊंगा तो मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। वो संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और कौन कौन से थे, अखबारों में उनके नाम आना बंद हो गए। अरे एक बार उरी में हमारी सेना के जवानों पे अटैक होता है। मोदी जी उस दौर में, उन दिनों में, एक वो शिकारी की ड्रेस पहनकर कहीं जंगल में घूम रहे थे। सिर्फ टीवी पे उन्होंने एक बात बोली कि आतंकवादियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमारे विरोध के लोगों ने उनकी आलोचना की कि देखो मोदी जी तो जंगल में एंजॉय सफारी कर में घूम रहे हैं। लेकिन आप तारीखें मिला लेना,
कहीं गमी हो जाए तो 13वें दिन सब क्रियाक्रम पूरा होता है। और उस घटना के 13वें दिन जब सब सुबह उठे हम, तो अखबार, टीवी, समाचार एक ही बात बोल रहे कि रात को अंधेरी रात में जाके भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। ये 13वीं इस देश ने देखी है कि मोदी जी के नेतृत्व में कैसा काम हुआ था। ये देश का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, हमने देखा। बहुत सारी योजनाएं इस देश में हम देख रहे हैं, किसानों के सम्मान की हो, देश के सम्मान की हो, नौजवानों के सम्मान की हो। आप और हमने सबने एक बात सुनी थी, इस देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक बात बोले थे, पर कांग्रेस ने सच बोला, ये भी बड़ी बात थी उस वक्त, कि यहां हम एक पाइप में 1 रुपया डालते हम दिल्ली से, तो वो धार के गांव तक जाते 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 1 रुपया घिसते घिसते वो धार के उस गांव में आके 15 पैसे के रूप में उस पाइप में से निकलता है। ये राजीव गांधी ने बोला था, सत्य बोला। ये बात आपने, हमने सबने सुनी, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सुनी थी। और जब उनको अवसर आया तो उन्होंने कहा कि मेरा रुपया घिसेगा नहीं, वो दिल्ली से अगर 1 रुपया डलेगा तो धार के उस आदिवासी बेल्ट में रहने वाले को भी 1 ही मिलेगा। सबसे पहला काम इस देश में जनधन के खाते खुले, एक हितग्राही को खाता खुला और दिल्ली से जो पैसा चलता है वो सीधा उसके खाते में 1 रुपये का 1 रुपया आता है। और अगर वो रुपया नहीं निकाले तो बैंक उसको 1 रुपया 1 पैसा करके दे देती है ब्याज जोड़ के, पर वो रुपया घिसाता नहीं है। ये भ्रष्टाचार को रोकने का बड़ा भारी कदम, बिचौलियों को समाप्त करने का बहुत बड़ा रास्ता ये जनधन खाते के रूप में हमने देखा है। इस देश ने देखा है कि जो रुपया जिसको चाहिए उसी को मिल रहा है। तो ये मोदी जी का एक भ्रष्टाचार को मुक्त करने का कदम था। और आज सैकड़ों योजनाएं, उसका रुपया सीधा आपके खाते में, खाते से लिंक आधार कार्ड से होके खाते में आ रहा है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई किसी की जरूरत नहीं। अपना पैसा, अपनी साइन अपने हाथ से निकालो, नहीं तो पड़ा रहने दो, ब्याज देगा। ये मोदी जी का उठाया हुआ कदम है। जो उनके मन में भी पीड़ा थी कि 1 रुपया घिसते घिसते 15 पैसे हो जाता है, तो ये रुपया घिसना नहीं चाहिए। एक देश में एक टैक्स, कोई गड़बड़ नहीं, व्यापारी पर पूरा विश्वास, पूरी ट्रांसपेरेंसी, अपना रिटर्न भरो, 3 महीने में भर दो कंप्यूटर में, अपने आप तुम्हारा टैक्स आएगा, कटेगा, वापस रिटर्न अपने घर में रिफंड हो जाएगा। ये सब व्यवस्थाएं देश को सुधारने के लिए है, जो 60 साल से बिगड़ा हुआ ढर्रा चल रहा था। इन ढर्रों को सुधारने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक बात में हर जगह बोलते कि हम दीनदयाल जी के नाम पर बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए वो बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली या भोपाल या किसी प्रदेश की सरकार अगर कोई योजना बनाती है तो वो अंत्योदय के अलावा उनके मन में कोई विचार नहीं होता कि समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे लाभ मिले। ये विचार हमारी सरकार के मन में होता है, हमारे सरकार में बैठे लोगों के मन में होता है। इस देश में कांग्रेस ने वर्षों तक राज्य किया और गांधी जी के फोटो पर हार चढ़ाते रहे, गांधी जी का नाम लेते रहे और सरकार में आते रहे। पूरे देश में कांग्रेस ने गांधी मार्ग बनाए, एमजी रोड बनाए,
लेकिन गांधी के मार्ग पर नहीं चले। गांधी मार्ग बनाए पर गांधी के मार्ग पर नहीं चले। गांधी के मार्ग पर अगर कोई चला इस देश में आजादी के बाद तो वो गुजरात का बेटा नरेंद्र दामोदर दास मोदी था, जिसने गांधी के सफाई अभियान को स्वयं झाड़ू उठाई और हिंदुस्तान को सफाई की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया। ये गांधी के मार्ग पर चलने की बात थी। रामराज की बात गांधी जी ने कही। हमने रामराज लाने की कल्पना की, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में रामराज तो आने वाला है, लेकिन हमने राम को जंजीरों से कैद हटाकर अयोध्या में स्थापित करने का काम भी अगर किया है तो हमारी सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। कथनी और करनी में कई अंतर नहीं। आयुष्मान हो, उज्ज्वला हो, ऐसी योजनाएं जो गरीब आदमी का भला करती है। 18 साल मध्य प्रदेश की सरकार छोटी योजनाएं, सब अंत्योदय से आधारित योजनाएं हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, समाज के व्यक्ति को कैसे फायदा मिले, अंतिम व्यक्ति को। बहुत सारी योजनाएं। अब इन योजनाओं को अगर अपन बात करें तो बहुत सारी योजनाएं बता सकते हैं, आप भी और मैं भी। लेकिन मैं कई बार एक बात बोलता हूं कि मैं एक लाइन में शिवराज जी की 250 योजनाएं बता दूंगा। एक लाइन, गिनती के 12-15 शब्दों में सब योजनाएं आ जाएगी। मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं जो यहां पर हमने लागू की है कि जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद तक भाजपा सरकार गरीब आदमी के साथ है। ये गरीब कल्याण की योजना है। जन्म से पहले जननी सुरक्षा और मृत्यु के बाद 5,000 रुपए अंत्येष्टि के कलेक्टर देता है। 1 लाख रुपए असंगठित कामगार के घर पे चेक उसकी विधवा को दिया जाता है। और इस बीच में लाडली लक्ष्मी से लेकर दाल दलिया, गांव की बेटी, शहर की बेटी, स्कूटर, स्कूटी, पढ़ाई का वजीफा, हॉस्टल का किराया, ड्रेस, निकाह, कन्यादान, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, सब योजनाएं इसके बीच में आ गई। ये योजनाएं हमारे प्रदेश में गरीब आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बनी है। अब इन सब योजनाओं पे बात अलग अलग करें तो बहुत समय लग जाएगा। मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने वर्ग के प्रतिष्ठित लोग हैं। अपने वर्ग में जहां कहीं चर्चा हो और आपका दिल बोले कि पुराने सालों के बजाय ये 9 साल, मोदी जी की सरकार के 9 साल में आम आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। देश से 2 नंबर के धंधे समाप्ति का रास्ता खुला है। भारत माता का मान विदेशों में भी, देश दुनिया में सम्मान से लिया जा रहा है। भारत माता के वैभव को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो हम फिर 24 में मोदी जी को पसंद करें, हम फिर 23 में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार को पसंद करें, ये अपनी बातों के चर्चा में होना चाहिए। समय कम है, नवंबर सामने दिख रहा है और नवंबर जाते ही आपको 24 का चुनाव दिखेगा। जो वर्ग के लोग यहां पर हैं, मैं उनसे एक बात अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो 24 घंटे दुपट्टा लगाकर जहां होंगे भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि हम पार्टी के ब्रांडेड लोग हैं। लेकिन आप भी अपना काम करते हुए पार्टी के पक्ष में अगर आपका मन बोले तो आप प्रचार कर सकते हैं। अपना काम करते हुए, अलग से कोई करने की जरूरत नहीं। बहनें अपना काम करते हुए पार्टी का काम कर सकती हैं, अलग से कहीं जुलूस में जाने की जरूरत नहीं। जहां 4 लोग इकट्ठे होते हैं
चुनाव के समय जब चर्चा होती है तो आप अपनी राय, अपनी भूमिका पार्टी के पक्ष में उन चार के बीच में रख दें कि नहीं, मेरे हिसाब से ये नहीं, ये ठीक है, और ये ऐसा हुआ तो अच्छा हुआ और आगे भी अच्छा होगा। एक डॉक्टर जैसा व्यक्ति अगर समाज में बोले, एक वकील जैसा व्यक्ति अगर समाज में बोले, एक समाज का जिम्मेदार प्रतिनिधि समाज में बोले, एक धार्मिक संस्था का काम करने वाला संस्थापक बोले, एक सामाजिक संस्था में काम करने वाले लोग बोले, एक व्यापारी समुदाय का व्यक्ति व्यापार करते करते बोले, तो उनका बोला हमारे बोलने से ज्यादा असर करता है कि आप निष्पक्ष रूप में वहां दिखाई देते हो। हम पार्टी के ब्रांडेड लोग हैं तो हमारे से ज्यादा आपकी बात का असर होगा और आप हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दोगे चुनाव में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अभी अंत में मैं आपसे एक अपील और कर रहा हूं। सबके पास मोबाइल है, एक बार मोबाइल निकालिए, अपना अपना मोबाइल निकालिए, और अगर मोदी जी के पक्ष में आपका मन बोलता है तो एक मिस कॉल मेरे कहने से करें। ये मोदी जी के सीधा मोदी जी के दफ्तर जाएगा और आपका संदेश धार के जाएगा कि धार के लोग मोदी जी के पक्ष में हैं। 909090 3 बार 90902024 ये एक बार दबा के कान से लगाएं, अपने आप घंटी बज के फोन कट जाएगा, फोन कट जाएगा। ये आपका संदेश वहां चला गया। ये आपने मोदी जी के किए हुए काम की प्रशंसा कर दी। इस मिस कॉल के माध्यम से हमारे घर में कोई बच्चा अगर अच्छा पढ़ लिख के आता है ना, अगर कोई बच्चा पढ़ लिख के हमारे पास घर में अच्छा आता है, कोई बच्चा अगर कुछ गाने बजाने में, कहीं खेल में ट्रॉफी लेके आता है और बड़ों के सामने जब वो बताता है तो हम उसकी पीठ पे ठप ठप कर देते हैं कि बहुत आगे बढ़ो, खुश रहो। ये करते हैं ना घर में हमारे बच्चे को। ये मोदी जी की पीठ पे आपने थप्पी लगाई है। ये नंबर मिस कॉल करके मोदी जी की पीठ आपने थपथपा दी एक अंगली से बटन दबा के कि आप अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। आप अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। तो ये मोदी जी की पीठ पे थप्पी लगा के आपने मोदी जी को प्रोत्साहित किया है और इस बात की गारंटी दी है कि अभी तो मैंने मोबाइल से बटन दबाया है, अगली बार जब मैं मतदान में जाऊंगा तो वहां भी कमल का बटन दबाऊंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय। धन्यवाद नेमा जी आपके उद्देश्य उद्बोधन के लिए। और मैं अब अगली कड़ी के रूप में हम सबके नेता माननीय विक्रम जी वर्मा से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया आए और यहाँ प्रमुखजनों को संबोधित करें। माननीय वर्मा जी, और इसके बाद अपन जो हमारे अतिथि आए, मुख्य अतिथि मंत्री जी, उनका उद्बोधन सुनेंगे। अभी वर्मा जी आ रहे हैं हमारे बीच, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर सकते हैं अपन। आज इस संगोष्ठी में हम सब के बीच में उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माननीय सुधीर जी, हमारे जिलाध्यक्ष और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, धार और धार लोकसभा क्षेत्र के सभी आए हुए प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, बहनों, भाइयों, आज ये भाषण वाला गोष्ठी, ये कार्यक्रम है प्रबुद्ध वर्ग के साथ संगोष्ठी करने का। अब भाषण तो मैं आपके साथ में 56 साल से दे रहा हूं। 1967 में जब मैं करता था इंदौर किस्टर कॉलेज में, गोपी जी को मालूम है, तब यहां से वसंतराव प्रधान जी चुनाव लड़े थे और तब पहली बार मेरे को हॉस्टल में लेने के लिए आए थे। तब से मैं आम सभा बोल रहा हूं। अब बोलते बोलते 56 साल हो गया है। महाराष्ट्र को मालूम एक पिक्चर बनी थी, अब तक 56, तो अब तक 56 हो गए।
यहां आप जो बैठे हैं इसलिए बुलाए गए कि हम केवल वोटर नहीं है, वी आर नॉट ओनली वोटर, वी आर लीडर। आप समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लीड करते हैं, आप समाज को दिशा देते हैं, आप समाज को एक विचार प्रदान करते हैं और फिर एक जनमत बनाया जाता है। उस जनमत के आधार पर सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती हैं। पिछले 2 बार यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश का प्रबुद्ध वर्ग खड़ा हुआ पहले और उससे आवाज उठाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। अभी आपको गोपी नीमा जी ने बताया सब, चर्चाएं होने लगी। माननीय मोदी जी ने चाय पे चर्चा की। आज एक कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, उस समय उन्होंने हिंदी में इंटरव्यू लिया उनसे, राजेश शुक्ला ने, और उसमें सारे विस्तृत रूप से सब चीजें, एक जनमानस बना देश के अंदर। 10 साल मनमोहन सिंह जी सरकार के बाद ये बना कि भाई अब ये नहीं चलेगा, एक कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चल सकता। इतने बड़े देश को चलाने के लिए हमको एक सुयोग्य दृढ़ विचारों वाला और सही निर्णय लेने वाले लीडर की जरूरत है, और उसमें से ये सब वातावरण बना। पार्टी ने भी निर्णय करा, कार्यकर्ताओं ने निर्णय करा, और अंततोगत्वा आप सब लोगों ने जो मानस तैयार किया उसका परिणाम था 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर 2019 में भी बने। अभी 9 साल हो गए, चुनाव आते आते 10 साल हो गए। एक 10 साल का कार्यकाल आपने कांग्रेस के प्रधानमंत्री का भी देखा, मनमोहन सिंह जी का। मैं तो राज्यसभा में था उस समय, 12 साल राज्यसभा में था। मनमोहन सिंह जी को वो नेता प्रतिपक्ष थे जब हम पहली बार गए राज्यसभा के, फिर बाद में प्रधानमंत्री बन गए। एक निर्णय लेने के लिए बाकी के सारे लोग घेर के रखते थे, एक दबाव। भले आदमी होंगे, ईमानदार आदमी होंगे, अच्छे होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप यदि कुछ कर नहीं सकते, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आखिर देश कैसे चलेगा। आज यहां एक संगोष्ठी का विषय ये है, विचार ये है कि आगे देश कैसे चलाना है। हमारा धंधा, हमारा बिजनेस में ये सोचने की बात नहीं है। 140 करोड़ का देश, हम अपने सीमित स्वार्थ, सीमित दायरे के बारे में नहीं सोचे। हमको देश के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि देश नहीं बचेगा, देश सुरक्षित नहीं रहेगा, देश में अराजकता होगी, अव्यवस्था होगी, तो आपका हमारा धंधा भी चौपट होगा। हम शांति के साथ धंधा नहीं कर सकते। और इसलिए पहली आवश्यकता होती है सुरक्षा की, देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा, नारी सुरक्षा, एक एक व्यक्ति के बारे में सोचना, भविष्य बनाना, ये काम है। और आप ये वातावरण बनाने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये फ्री में बांटने वाली जो प्रवृत्ति चली है ना, उसके कारण बहुत नुकसान होता है। या आप लोग कोई फ्री में लेने वाले नहीं, फ्री में देने वाले लोग बैठे हैं, या डोनेटर बैठे हैं, डोनेट करने वाले हैं। टैक्स आप देते हो, जीएसटी आप भरते हो, इनकम टैक्स आप देते हो, प्रॉपर्टी टैक्स आप देते हो, प्रोफेशनल टैक्स आप देते हो, कई तरह के सारे टैक्स हम देते हैं। हमने लेना नहीं सीखा, देना सीखने वाले लोग आ जाए। पहले देना सीखने वाले हैं, किसान है, खेती करता है, अन्न उत्पादन करता है, देता है, सब कुछ देता है। तो हमको देश के बारे में सोचना पड़ेगा गंभीरता से, और फिर कल्पना करना पड़ेगी आज देश किस चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ बाकी की शक्तियां हैं, एक जरा से कर्नाटक में जीत गए, तो आप देखो कर्नाटक की हालत क्या हो रही है। कल मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था एक फोटो, वहां के एक महल में एक फोटो लगा है,
एक मुस्लिम लड़का जालीदार टोपी पहन के खड़ा है और पास में एक लड़की हिंदू साड़ी पहन के खड़ी है और बैनर लगा हुआ है कि जो हिंदू लड़की के साथ आएगा उसको 50% की छूट दी जाएगी। क्या ये देश है? क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? क्या ये चलेगा? हाँ, यदि उसके साथ एक फोटो होता कि एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के साथ खड़ी है तिलक लगाए के साथ, तो होता कि भाई समानता की बात कर रहे हैं। इसमें से आप अंदाज लगा लीजिए, कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद मानसिकता क्या होती जा रही है, कहां जाएगा देश। और इसलिए हमको विचार करना है गंभीरता के साथ। हम प्रबुद्ध वर्ग हैं, हमको देश को किस दिशा में ले जाना है। आपको नीमा जी बता रहे थे, चीन की हिम्मत नहीं हो रही है, चीन की हिम्मत नहीं है। जिस समय हमने राफेल खरीदा उस दिन राहुल गांधी चिल्लाते थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। लेकिन हम राफेल नहीं खरीदे, हम सुरक्षा के इंतजाम नहीं करें, हम देश की सुरक्षा के बारे में विचार नहीं करें। और तुम्हारे पिताजी तो बोफोर्स खरीदने के मामले में किस तरह से थे? तुमको बोफोर्स चाहिए, तुमको कातरोची चाहिए, तुम्हारे घर में बैठने वाला कातरोची चाहिए। उसमें जब इंग्लैंड में केस चलता है तो विदेश मंत्री माधव सिंह को भेजते हो और वहां जाके वो एक चीट देता है वहां के अटॉर्नी जनरल को कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना है। ये देश के प्रधानमंत्री और उस समय देश की स्थिति थी और उसे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ी ये चोर केले के मामले में। उनसे क्या बताइए आप क्या है, तो माफी मांगी। अब आज ये सारे इकट्ठे होना चाह रहे, क्यों? एक टारगेट, एक लक्ष्य, केवल एक लक्ष्य, नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी नहीं होना। क्यों भाई, क्यों नहीं होना? क्या करा उन्होंने? एक प्रधानमंत्री 9 साल में एक परिवार के सदस्य को अपने प्रधानमंत्री निवास में नहीं आने दिया, एक अपने परिवार के व्यक्ति को। राष्ट्र धर्म करता हुए माता जी का देहांत होता है रात में, किसी को खबर नहीं, चुपचाप सारी व्यवस्था होती है। देश का प्रधानमंत्री पैदल जाता है, कंधा देता है, किसी को नहीं आने देता, कोई पब्लिसिटी नहीं, कुछ नहीं। वही जिस प्रकार से हिंदू रीति से होते कार्यक्रम करने के बाद वो प्रधानमंत्री दोपहर के बाद कलकत्ता जाके वंदे मातरम ट्रेन को और झंडी दिखाता है दुनिया में किसी का कलेजा ऐसा किसी प्रधानमंत्री का? ये कलेजा चाहिए देश चलाने के लिए, ये समर्पण चाहिए देश चलाने के लिए, ये अपने आप को मिटाने की ताकत चाहिए देश को चलाने के लिए। आज नरेंद्र मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं चला रहे, आज नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को चला रहे। गर्व की बात है, कल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका में योगासन करेगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कल अमेरिका में योगासन करेगा, वहां के सांसद शामिल होंगे, आप देख लेना। और कोई भरोसा नहीं कि बाइडेन भी जाके योगासन करने के लिए साथ में बैठ जाए कि मैं भी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं। आज हमारे गर्व की बात है कि नहीं? जिसको एक प्रकार से धक्यानुरूप से बात की जाती है, क्या होता है योग, क्या होता है, कम्युनिस्टों ने यही प्रचार किया, क्या होती है भारतीय संस्कृति, क्या होता है भला। आज वो प्रधानमंत्री ने सारी दुनिया को 21 जून को केवल योगासन ने सिखाया, आज अमेरिका की धरती पर जाकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। एक के बाद एक गर्व की बात है, हमारे लिए बड़ी बात है, गर्व होना चाहिए कि आज हमारा देश कहां जाकर खड़ा है। हम केवल बात करते थे भारत माता को सर्वोच्च शिखर पर ले जाएंगे, यानी कीर्ति के रूप में। आज वो कीर्ति पताका कौन फैला रहा है? और ये बाकी के सब किसको बनाओगे आप प्रधानमंत्री? क्या ममता बनर्जी को बनाओगे? क्या अखिलेश यादव को बनाओगे? क्या नीतीश कुमार को बनाओगे? शाम को इधर रहता है, सुबह उधर भाग जाता है। मेरा तो पड़ोस में रहा, केंद्रीय मंत्री था, रेल मंत्री, मेरे पड़ोस में रहते थे। मेरा 3 नंबर था, उसका 5 नंबर था। तब अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे, तब भारतीय जनता पार्टी अच्छी, मुख्यमंत्री बनना है तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी। अब प्रधानमंत्री बनना है तो नरेंद्र मोदी खड़ा हो, आओ मेरे साथ खड़े हो, मेरी डोरी उठाओ, मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ। ये सब कुछ सोच वाले लोग कैसे लोगों को पाला था अखिलेश ने? अतीक मोहम्मद कौन था? वो अंसारी कौन? कैसे लोग थे आज उत्तर प्रदेश में? 56 मुकदमे चलने के बाद
और जब अतीक में हम पे मुकदमे चले कोर्ट में तो 7 जजों ने अपने आप को उसकी सुनवाई से इनकार करा। यह हालत हिंदुस्तान की जुडिशरी की थी कि जज सुनवाई करने में डरता था कि ऐसा नहीं हो कि मेरा खानदान कल निपटा दिया जाए। और आप देख लो, जो निपटाने की बात करता था कचहरी में निपटा दिया गया सरेआम। इससे बड़ी और बात क्या है? आज हमको ये चाहिए, आज इस दिशा में देश को ले जाना। और बंधु, यदि इस दिशा में ले जाना है तो मेरा तेरा सोच सब खत्म करिए। एक विचार होना चाहिए, राष्ट्र मजबूत बने। राष्ट्र मजबूत तब बनेगा जब देश का प्रधानमंत्री मजबूत होगा, दृढ़ विचारों का होगा, निर्णय सही होगा, राष्ट्र हित में होगा, अपने लिए कुछ नहीं होगा, केवल देश के लिए जिएंगे, देश के लिए। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम 4 दिन रहे नहीं रहे, ये संकल्प लेकर चलने वाले नरेंद्र मोदी के कारण आज देश सुरक्षित है। और आने वाले कल में हम प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, निरंतर बढ़ेंगे। हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि उस व्यक्ति को अपने बारे में सोचना नहीं है, वो व्यक्ति आपके बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, भारत माता के बारे में सोचता है। और इसलिए प्रबुद्ध वर्ग आपको आने वाले समय में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है। एक एक मतदाता को समझाना है, ये योजनाएं आएगी तो सब चलती है, गरीबों के लिए काम हो रहा है, शिवराज कर रहे, सब कर रहे, बहनों के खाते में पैसा आएगा, सब होगा, सब हो रहा है। लेकिन ये कब होगा? जब देश के अंदर हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होगा तो ये सब चलेगा, नहीं तो सब मटिया मेट हो जाएगा। आपको ये सब चलाना है तो आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले समय में फिर सरकार बने, मध्य प्रदेश में फिर सरकार बने। हम दोनों सरकार के माध्यम से फिर राष्ट्र को गौरवान्वित करने की दिशा में अग्रसर हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय वर्मा जी। अब मैं अंत में हमारे अतिथि जो महाराष्ट्र से पधारे हैं माननीय सुधीर जी, अच्छा, इनके पूर्व में हमारे बदनावर की विधायक सरकार में मंत्री माननीय दत्ती गांव जी से अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया आए और संबोधित करें कहा करता हूँ। उसके बाद अपन अपने अतिथि को सुनेंगे। भारत माता की ग्राह्यता की एक सीमा होती है। काफी देर से आप लोग विराजमान हैं धैर्य पूर्वक। आज हमारे केंद्र बिंदु महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, वन, संस्कृति, पूर्व महाराष्ट्र के हमारी पार्टी के अध्यक्ष सम्मानीय सुधीर जी, आदरणीय हमारे सबके अग्रज मार्गदर्शक वरिष्ठ सम्मानीय विक्रम वर्मा जी, आदरणीय हमारे यहाँ की विधायिका नीना जी, सम्मानित सोमानी जी, आदरणीय हमारे जिले के प्रभारी संगठन के बंसल जी, जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे प्रभु राठौर जी, सम्मानित सांसद जी नेमा जी, पटोदिया जी, पूर्व विधायक सम्मानित करण सिंह जी, अशोक जी, सम्मान्य पटेल जी, सम्मान्य मंच, सम्मान्य सदन। काफ़ी समय हो गया है, बहुत विस्तार से तमाम योजनाओं के बारे में आप लोगों से संवाद, चर्चा पूर्व वक्ताओं ने की है। मैं संक्षिप्त में सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी सरकार हो, केंद्र की या राज्य की, सरकारें जनमानस का प्रतिबिंब मानी जाती है। और जैसा प्रदेश होता है वैसा ही जनमत जो देते हैं उसके आधार पे जननेता चुन जाते हैं। और कभी कभी जब हम नकारात्मक बातें करते हैं तो इस बात को अक्सर भूल जाते हैं। एक ज़माने में बिहार में एक नारा चलता था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। आलू का तो पता नहीं लेकिन लालू तो नहीं। और तब और अब में राजनीति में बड़ा अंतर आया है। सब प्रबुद्ध जन विराजमान है, कुशाग्र बुद्धि है, आपका अनुभव है। आप लोग समाज के वो लोग हैं जो सरकारें बनाते हैं, सरकारें हटाते हैं। लेकिन यहाँ आज का अवसर इस बात के लिए है कि आप
लोगों की सहभागिता से, आप लोगों के सुझावों से, आप लोगों के अनुभव से जो भी हमें प्राप्त होगा, यानी मंच को प्राप्त होगा, उससे हमारा भविष्य का दर्शन निर्धारित हो आने वाले समय में भी। और इसी प्रकार से आज जो सरकारें चल रही हैं, दोनों राज्य और केंद्र की, उसके दर्शन का आधार भी वही रहा। तमाम समय में विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद, हास्यास्पद भी है उनके आरोप, क्योंकि जब हम ये सुनते हैं मणिशंकर अय्यर जी जैसे कथित पढ़े लिखे व्यक्ति से, जो फॉरेन सर्विसेज में भी रहे और केंद्र के मंत्री भी रहे हैं, और व्यंग्यात्मक तरीके से जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहने लगे कि चाय वाला प्रधानमंत्री, वो उनका मानस। उनकी कल्पना में चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता? लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने वो तमाम चीजें देखी समझी जो इस देश के बहुत सारे लोग देखते समझते अनुभव तो करते थे, लेकिन उनका निदान निराकरण नहीं मिलता था। इसी प्रकार से प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने, बड़े सामान्य साधारण परिवार के व्यक्ति। पहला आंदोलन 13 वर्ष की उम्र में, तत्पश्चात निरंतर आगे बढ़ते रहे, दिन दोपहर शाम सर्द रातों में, चिलचिलाती धूप में, कर्म के आधार पर जनाशीर्वाद से सत्ता के शीर्ष शिखर पर सत्तारूढ़ हुए। मोदी जी ने तमाम सालों, बहुत सालों निरंतर प्रचारक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, संगठन के रूप में तमाम राज्यों में काम किया। उसके बाद मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये तमाम सारा जो अनुभव, त्याग तपस्या का भाव, ये परिलक्षित इस शासन में, और यही कारण रहा कि इतने वर्षों तक जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो हमारी सरकार ने करके बताया। कितनी विचित्र बात है। तमाम इस प्रोग्राम में हमने चर्चा करी कि पहली बार जब एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में बना, अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, इतने साल आज़ादी के हो गए और आज भी हमारा गांव मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया, डामर की रोडें नहीं देखी थी हमारे गांव में। पगडंडियां, पहला चुनाव में लड़ा 1998 में निर्दलीय के रूप में, तो गांव में लोग कहते थे, कुछ लोग मेरे साथ थे, चंदन सिंह जी बैठे हैं सामने। अक्सर जगह मैं कहता हूँ, एक गांव मुझे आज भी याद है, हेम सिंह जी हमारे बीच में, बुगड़ावदा खेड़ी गांव था, मुझे स्पष्ट याद है। उस गांव से निकलते वक्त मैंने सिर्फ पूछा कि कई काम हमारे लायक हुए, करे से वो तो कराऊं, कहीं नहीं, मैडोर लड़ा दीजिए। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को समझे। उनकी सिर्फ इतनी अपेक्षा थी कि मिट्टी डला देना कुछ हो जाए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि शायद कुछ संभव ही है। और उस 65,000 करोड़ के अनुमानित व्यय कि ना सिर्फ प्लानिंग करी, उसको संभव बनाया, लेकिन उस जमाने में अटल जी ने वो सड़कें बनाना चालू करी। और आज बहुत बड़ा ये कारण है कि हमारा देश इतनी बड़ी पायदान पे, विश्व पटल पे है, क्योंकि वो सड़कें पहली बार मुख्य धारा से जुड़ी और सीधे सीधे रूप में उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देना प्रारंभ किया। और तत्पश्चात मोदी जी आए, मोदी जी बने प्रधानमंत्री, पहला बीड़ा उन्होंने हाथ में ये लिया। कैसा क्यों कि इतने वर्षों बाद आज भी तमाम मजरे, टोले, गांव, मोहल्ले, कस्बे, वार्ड विद्युत से नहीं जुड़े। विद्युतीकरण कराया गया, आबादी बढ़ रही है आज भी निरंतर, लेकिन वो पहले ऐसे योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाले प्रधानमंत्री जिन्होंने इस बात को सोचा और करके दिखाया। तत्पश्चात अभी कुछ समय पूर्व 2 बड़े संकल्प और उन्होंने अपने हाथ में, हर घर जल हर घर नल। हाँ, कुछ कहीं कहीं उसकी काम कम ज्यादा की बातें हो सकती है, लेकिन वो बात, मुख्य बात यह है कि उनके मानस में वो दर्शन था। और मेरी समझ में आज इस देश की सबसे बड़ी हितग्राही मूलक योजना कोई है तो वही है हर घर जल हर घर नल।
आप परिकल्पना करिए कि अगला जो विधानसभा चुनाव होने वाला होगा 28 का, और लोकसभा चुनाव होने वाला होगा, तो कितने मुद्दे समाप्त हो जाएंगे हमारे। बिजली का लगभग आज हम पावर सरप्लस स्टेट है, पानी का करीब करीब, क्योंकि हर घर जल हर घर नल योजना पूरी हो जाएगी। और एक और चीज, छत, घर, आवास, ये भी कहा हमारे प्रधानमंत्री जी कि आने वाले 3 वर्षों में वो समस्त पात्र हितग्राही उन सबको हम आवास दे देंगे। जब उन्होंने ये संकल्प लिया केंद्र में, तो हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ का प्रावधान बजट में किया। पिछले साल की बात, करीब 30-35 लाख आवास उसके अंदर, आवास प्लस और बाकी की प्लानिंग हुई, और उसी के तारतम्य में हमारे को गांव में फिर से कुटीर मिलने पड़े। और पुराना शासन तत्कालीन सरकार का था, 60% ग्रांट जब केंद्र ने हमें मध्य प्रदेश को भेजी, सुधीर जी आपको आश्चर्य होगा कमलनाथ जी ने उसका मैचिंग ग्रांट ही नहीं भरा चाहिए, वो पैसा वापस चला गया। इससे बड़ा अपराध मध्य प्रदेश की जनता के साथ कोई सरकार क्या करे। और इस साल फिर 8,000 करोड़ आवास। तो 3 प्रमुख समस्याएं जो लंबे समय से हमारे देश में थी, बिजली की, पानी की, सड़क का मैंने अटल जी का आपसे उल्लेख कर ही दिया, आवास। कोरोना काल का स्मरण में अगर सबको वापस दिलाऊं तो ऐसा काल मैंने अपने जीवन में करे नहीं। ऐसी आपदा, ऐसी विपदा हमें पता है नहीं। एक वक्त वो हमारा प्रियजन हमारे समीप बैठा है, हमारे बीच में बैठा, और अगले दिन पता लगा कि वो रहे नहीं। और ऐसे वक्त उन्होंने फिर हमसे कहा कि आपदा में अवसर तलाशें। आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने संकल्प लिया, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश ने कार्य किया। आज जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट, हमने स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारी है, एम्बुलेंसेज हैं, आईसीयू ऑपरेशन हमने करें, मेडिकल कॉलेज धार में बनने वाला है, सिविल हॉस्पिटल्स अपग्रेड हुए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हमने बनाने का प्रयास किया। अब आप मुझे बताइए, पूर्ववर्ती सरकारों की सोच में कितनी बात समझ में नहीं आई कि पूर्वजों से मिला है वो हमें आगे तो देना है। हम सांस लेने की साफ हवा तक नहीं दे पाते। और क्या ये सुनिश्चित नहीं होना था पहले से कि जब हॉस्पिटल का लाइसेंस लेने के लिए कोई व्यक्ति आए तो उसे ये कहा जाए कि हॉस्पिटल का लाइसेंस तो मिलेगा, लेकिन साथ में ऑक्सीजन की सुविधा भी होनी चाहिए। सांस को मोहताज था हमारा देश। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको एक तुलनात्मक दृष्टिकोण देना चाहता हूं, ऐसी छोटी छोटी बात। एक और उदाहरण मैं दूंगा, गांधी सागर डैम। मुझे भी समझ में आया, क्योंकि मैं प्रभारी हूं मंदसौर जिले का। अभी कुछ समय पहले वहां पे हम लोग, मुख्यमंत्री जी पधारे तो सिसलावट जी थे जल संसाधन मंत्री। गांधी सागर डैम जब जिस जमाने में बना होगा आजादी के तत्काल बाद, तो तमाम भूमि उन गांवों के अधिग्रहण करके चली गई। लेकिन इतने वर्षों तक, अभी कुछ समय पहले तक, उनको कोई लाभ उस डैम से नहीं मिल रहा। अब आप सोचिए, अब जब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया, तो उसी डैम से इतने वर्षों से जो पानी पड़ा था, 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हम वहां करने जा रहे हैं। 2 लाख हेक्टेयर उन सभी गांवों की, जिनकी जमीन तो गई थी, किसान तो विस्थापित हुए, लाभ कुछ नहीं। ऐसे प्रदेश में जहां मुश्किल से 4-5-6 लाख हेक्टेयर भूमि थी, 45 पे, हम 65 पे जा रहे हैं। देश में हर सेक्टर की योजना प्रधानमंत्री जी ने हमको दी। आयुष्मान जैसी योजना, आवास का मैंने आपसे जिक्र किया, खाद्यान्न पर्ची 7% देश की आबादी को आता है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हमारे देश में। समाज सुरक्षा का तमाम देश दुनिया के दूसरे, अमेरिका हो, यूरोप हो, सोशल सिक्योरिटी होता है उनको। कोई नागरिक उस देश में पैदा होता है तो सुनिश्चित होता है कि इतना पैसा वो भूखा नहीं मरेगा, जी सकता, बेरोजगारी भत्ता। आर्थिक शक्ति के रूप में 5वें स्थान पर, आज आने वाले समय में 3रे पे हो। वैश्विक व्यवस्था में सबसे सर्वाधिक तकनीकी शिक्षित मानव संसाधन आज हमारे पास है। तीव्र गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा। वैश्विक बाजार, सबसे बड़े बाजारों में भारत उभर के आ जा रहा है।
बड़ी से बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आना चाहती हैं। आज हमारे यहाँ के आज ही हम राजपुरा गए थे, मंत्री जी और मैं, सुमानी जी आम के बगीचे में ले गए बनवाई हमें। वो वहाँ पे रामेश्वर जी बगीचा बड़ा अच्छा लगा रखा है, तो उनका जवाई बाबूलाल है, वो राजपुरा का ही है, वो मेरे पास भागा भागा आया। वो भी इस समय मैंने बताया था हमारे साथ, उसने भी भाजपा ज्वाइन करी। तो मैंने कहा कहियो बाबू, तो कहियो अपना छोरो, और उसका छोरा उससे भी 2 फुट लंबा, 6.5 फुट का लड़का होगा, नौजवान, खट्टा खट्टा खूबसूरत, मुस्कुराता। मैंने तो उसको क्यों नहीं आया, योग तो यूक्रेन में फंसी गए थे, समझे आप। उस किसान ने, राजपुरा के किसान ने अपनी मेहनत से अपने बच्चे को यूक्रेन डॉक्टरी पढ़ने भेजा, और कब जब युद्ध चला तो फंस गया। जो बात मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि घुस के हमने सर्जिकल स्ट्राइक, पहली बार भारत की इतनी प्रतिष्ठा थी कि वो बच्चे हम सुरक्षित वहां के लेके आए। हमारे 4 मंत्री वहां पहुंचे, सिंधिया जी और दूसरे मंत्री, तो बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश, बच्चा भी मुस्कुरा रहा। मैंने कहा कोई तकलीफ? अरे साहब मजा आ गया, कोई तकलीफ दिक्कत नहीं। मैंने कहा आप क्या कर रहा है? साहब यूक्रेन से हमें शिफ्ट कर दिया और दूसरे देश में मैं आज भी मेडिसिन पढ़ रहा हूं। तो वहां उसकी पढ़ाई निकलना पड़ा, लेकिन पढ़ाई बीच में नहीं छूटी। वो दूसरे किसी देश में उसको वहां से शिफ्ट करा, वो अभी भी डॉक्टर है। ऐसे तमाम बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं जो आज संभव हो रही है, जो पहले हमने परिकल्पना नहीं की। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, हमारे मुख्य वक्ता आपसे बात करेंगे। तमाम सारी योजनाएं हैं, तमाम सारी बातें हैं, सफलताएं हैं, बहुत से कुछ काम और भी होंगे जो आगे होने, लेकिन ये विकास की गाथा की निरंतरता हमें सुनिश्चित अगर करनी है तो आप लोगों की भागीदारी के बिना संभव नहीं होगा। आप लोग यहाँ पधारे, आप प्रबुद्ध जन हैं, जो भी आपके सुझाव हों, जो आप सोचते हैं और बेहतर हो सके। पवन जैन गंगवाल जी विराजमान है। रेल के बिना तो कहानी अधूरी। कितना संघर्ष किया पवन, राजपुरोहित, अब 24 में रेल आए, कितने सालों। आपका रेल बजट देखिए, पुराने रेल बजट देखिए। मुझे याद है एक साल जब मैं उधर था, ये सब लोग आए थे, हमने कहा चलो हिम्मत करते हैं, हमने कुछ मांग के ला। कितने थे रेलवे बजट में उस साल? टोकन शायद 50 करोड़ ऐसे है, 50-60 करोड़। ऊंट के मुंह में जीरा, अब कहां से आती है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से हम मिले, तत्कालीन रेलवे मंत्री से हम मिले, और आज का रेलवे बजट देखिए, 100 करोड़। चंद्र सिंह जी, माननीय सांसद महोदय, केंद्र सरकार को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, माननीय वर्मा जी को धन्यवाद, तमाम उन लोगों को जिन्होंने रेल लाने के लिए संघर्ष करा। आज रेल हमारे जिले में आ रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में से एक जिला, जहां पे सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, रेल नहीं इतने सालों। हमारी सरकार हर चीज सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। आपका साथ निरंतर बनना रहे, हमेशा आप लोगों का मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। इसीलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय सत्येंद्र दरबार साहब अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया आए। आ जाओ दरबार साहब, जोरदार तालियां बजाएं पर अपने सांसद के लिए आए। चलो आभार करते हैं। अभी दरबार जी का कहना है कि मैं आभार प्रकट कर दूंगा मेरे कार्यकर्ताओं के लिए। अब मैं मंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ, अतिथि से, माननीय सुधीर जी से, कृपया आए और उपस्थित प्रबुद्धजनों को संबोधित करें। हाँ, अब आभार करते हैं। इस मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री आदरणीय राजवर्धन दत्तीगांव जी, हमारे आदरणीय मार्गदर्शक नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष विक्रम जी वर्मा, जिले के अध्यक्ष मनोज जी सोमानी, छत्र सिंह जी दरबार,
यहाँ की लोकप्रिय विधायिका हमारी बहन रीना वर्मा, श्याम जी बंसल, गोपी कृष्ण नेमा जी, सरदार सिंह जी मेड़ा जी, जयदीप पटेल जी, श्री करण सिंह जी पवार, प्रभु राठौड़ जी, श्री पटोडिया जी, वल्लभ अग्रवाल जी, अशोक जैन जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मान्यवर भाई, नेता, पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपने जीवन का अनमोल समय पार्टी के विचारों को सुनने के लिए दिया है, ऐसे मेरे सभी प्रिय बुद्धिजीवी भाइयों और बहनों, समय बहुत हुआ है। मैंने हमारे अध्यक्ष जी को भी कहा कि अगर हम प्रश्नोत्तरों में संवाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। माननीय मोदी जी ने आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं के ऊर्जा के आधार पर 9 वर्ष पूरे किए। एक ही संकल्प मोदी जी का था कि मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। अब ऐसे समय में कुछ मायावी विचार लेकर, जिनको एक बार नहीं कई बार देश को आगे बढ़ाने की संधि मिली, उन्होंने आगे कभी नहीं बढ़ाया। तो ऐसे समय पे हम यही अपेक्षा लेकर आपके इस यात्रा में यहाँ तक पहुँचे हैं कि दुर्जनों के दुर्जनता से इस राष्ट्र का जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे कई ज़्यादा नुकसान सज्जनों के निष्क्रियता से हुआ है। तो हम इतना ही चाहते हैं कि अभी देश जब आगे बढ़ रहा है तो मायावी विचार लेकर फिर एक बार देव दानव, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, विकास विनाश का युद्ध शुरू हुआ है। हमारे लिए अमृत 75 वर्ष पूरे करते हुए हमने अमृत काल की शुरुआत की है। जिस मोदी जी ने 13-14 में हमारे देश का बजट 16 लाख करोड़ था, वो 3 गुना बढ़कर इस साल 45 लाख करोड़ हुआ है। हमारा देश आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी विश्व में आगे बढ़ रहा है। आज हम 5वें क्रमांक में गए हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एक संकल्प है। किसी ने जीवन में नहीं सोचा कि UAE के भूमि पर कभी हमारा भगवान का मंदिर बन सकता है, मगर होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, ऐसा माननीय मोदी जी का काम है। आपसे मैं इतना ही चाहता हूँ कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप प्रश्न करें। मैं मेरी ओर से मोदी जी ने जो देश में काम किया है उसके जवाब देना चाहूँगा। सिर्फ आखिर की बात, मेरा दावा ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने 9 साल में सारे देश का पूरा चित्र बदल दिया। सोने की छड़ी किसी के हाथ में नहीं है, मगर मेरा दावा ये पक्का है कि कांग्रेस के राज में अगर विकास की गाड़ी 20 किलोमीटर के गति से चलती थी, मोदी जी के राज में वो 120 किलोमीटर के गति से चलती है। ये मैं विश्वास से आपके साथ में कर सकता हूँ। आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, माइक में ले लो। सम्माननीय मंच पर विराजित अतिथिगण, चूंकि मैं धार जिले का वासी हूँ तो मैं तो धार जिले की ही बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं आदरणीय छतर सिंह जी दरबार, माननीय विक्रम जी वर्मा, जिनके सार्थक प्रयासों से धार में रेल आने वाली है 24 को, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। उनके सार्थक प्रयासों से संभव हुआ है ये। दूसरी बात, मैंने प्रेस वार्ता में भी माननीय राजवर्धन सिंह जी से ये बात उठाई थी कि पीरतपुर क्षेत्र औद्योगिक नगरी है। माननीय विक्रम जी वर्मा ने भी उस औद्योगिक नगरी को बसाया था। आज बड़े बड़े उद्योग महाराष्ट्र के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के वहां पर स्थित है। धार जिले में बहुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन्हें संभव नहीं है कि वो बम्बई जाए या महाराष्ट्र जाए, गुजरात जाए
और संपर्क करें अपनी नौकरी के लिए। धार जिले का एक उद्योग का एक भी ऑफिस नहीं है। हर व्यक्ति को इंदौर भागना संभव नहीं है, बंबई जाना संभव नहीं है, इसलिए प्रत्येक उद्योग का एक ऑफिस धार में होना चाहिए ताकि वो प्रतिभाशाली व्यक्ति सीधा संपर्क कर सके। ये बात मैंने प्रेस वार्ता में राजवर्धन से भी की थी। तीसरी बात, घाटा बिल्लोद बैरियर जो देश का सबसे महंगा बैरियर है, वह 200 रुपये लगता है। धार जिले का आदिवासी या वाहन हर व्यक्ति 200 रुपये नहीं दे सकता। सबसे ज्यादा टैक्स वहां पर है। माननीय गडकरी जी, सदर सिंह जी दरबार जी भी मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी इसका निराकरण करेंगे और 100 रुपये कर देंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि इन समस्याओं का निराकरण जरूर किया जाए। अभी इन्होंने तो स्थानिक प्रश्न उठाए हैं, मगर आपके जानकारी के लिए मैं माननीय मोदी जी की 3 विशेषताएं बताना चाहूंगा। पहली विशेषता है कि विश्व में ये एक अकेले प्रधानमंत्री है जो हर महीने जनता के साथ मन की बात से संवाद करते हैं। दूसरी बात, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक इस देश का कोई भी भारत माता का सपूत उसकी छोटी भी समस्या ये पीएम पोर्टल पे डाल सकता है। तीसरी जो विशेषता इस केंद्र के अर्थसंकल्प की 75 वर्ष के बाद रही कि ये पहला अर्थसंकल्प निर्मला सीतारमण जी ने रखा था कि जहां पे ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मंत्रालय में बॉक्स के माध्यम से देश का कोई आम व्यक्ति भी अपने सजेशन उसमें डाल सकता था। भाव एक ही है कि एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना। गोवर्धन तो भगवान कृष्ण भी उठा सकते थे, मगर सबके मदद की आवश्यकता उनको महसूस हुई और सबको उन्होंने आह्वान किया था कि हाथ लगाए। आपने जितनी समस्याएं की है, मैं समझता हूं कि आप एक आदर्श नागरिक के नाते समस्याएं सरकार तक भी पहुंचाए और पीएम पोर्टल तक भी पहुंचाए। मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि 100% माननीय मोदी जी उचित बात को उचित समय में सुलझाते हैं। और माननीय मंत्री जी, मैं लोकेश राजपुरोहित एडवोकेट हूं और आप केंद्र से आए हैं, इसलिए केंद्र संबंधी बात करूंगा और न्याय संगत और संविधान संबंधी बात करूंगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, उस केस को इतनी गंभीरता से उठाया गया उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय से हम उस पर विजयी हुए और अब राम मंदिर का निर्माण है। इसके अलावा धारा 370 और 34 से वो भी हटाया गया जो कि कानून सम्मत है और संविधान में संशोधन किया गया। एक बड़ी विडंबना है कि भारत राष्ट्र एक है जहां पर कानून भी एक होना चाहिए। आज हम देखते हैं अभिभाषक के रूप में कि एक मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है, उनका हिंदू विवाह हमारा अलग है, उनकी तलाक की विधि अलग है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अलग है जिसमें जायदाद का बंटवारा अलग कानून से होता है, विवाह संबंधी अलग होता है और उनमें जो है मुस्लिम में कि महिला को ये माना गया है कि वो उसकी गार्जियन नहीं है, नेचुरल गार्जियन, जबकि हमारे हिंदू लॉ में नेचुरल गार्जियन माता है, क्योंकि हमारी राष्ट्र माता भी भारत माता है और हमारा माता प्रधान महिला प्रधान देश है, इसलिए वो भी विडंबना है। ऐसी कई जो विडंबना है, तो इसलिए समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड होना आवश्यक है और उसको लागू किया जाना चाहिए ताकि सभी एक कानून लागू हो। यही मेरा निवेदन है और इस संबंध में आप केंद्र शासन से इससे अनुशंसा करें। धन्यवाद। आपने तो सजेशन दी है, अब ये सजेशन जब भी इंदौर और इस मालवा प्रभाग के दौरे का अहवाल दूंगा तब तो मैं दूंगा, मगर बात सीधी और सादी है। जब हम संविधान सभा बैठी थी, समिति बैठी थी, तो हर सेक्शन पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। 300 से ज्यादा सदस्यों ने जहां जहां उचित लगता है अपना मत रखा है। और वो समय में आप जानते हो कि वक्त के साथ कुछ बातें बदलती है। अगर ठंडी पे मैं स्वेटर पहनता हूं तो धूप में तो नहीं पहनता। वो समय की वो मांग थी
इस समय की कोई अलग मांग होगी, तो उस मांग के आधार पे आप भी जानते हो कि मोदी जी ने कई निर्णय किए, वो चाहे 1 रैंक 1 पेंशन का निर्णय हो, चाहे किसानों को 33% अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई देने का निर्णय हो, यूरिया खाद के 5 वर्ष एक नया पैसा नहीं बढ़ेगा इसका निर्णय हो। आज यूरिया में 1900 रुपये सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और बाकी तो मेरे ख्याल से 250-300 रुपये किसान को देना होता है। वक्त के साथ संविधान में भी बदलाव हुए हैं, तो आपका जो भाव है 370 हटाते समय आपने देखा, अगर वो वीडियो तो यहाँ पे भी यूट्यूब पे उपलब्ध है कि गुलाम नबी आजाद का क्या भाष्य था, तब फारूक अब्दुल्ला की हंसी देखना था जब उनको पत्रकार से प्रश्न पूछा कि क्या फारूक जी 370 मोदी जी हटा पाएंगे, रावण भी आत्महत्या कर दी, इतनी विकट हंसी थी। मगर 25 जन्म भी ले गए मोदी जी, 370 हटा नहीं सकते। हटा भी दिया, जहां बॉम्ब के गोले फेंके जाते थे वहां अभी हमारे बंधु राहुल गांधी जी और बहन प्रियंका वाड्रा जी बर्फ के गोले एक पे फेंक रहे हैं और चेहरे पे कितनी पवित्र हंसी है। ये हंसी मोदी के नाम है, ये आपने भूलना नहीं चाहिए। तो आपने जो प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है कि सब तो 2024 तक तो पूरा नहीं होगा, और सारा पूरा हुआ तो इलेक्शन आयुक्त को बर्खास्त करना पड़ेगा, चुनाव भी बंद कर देना पड़ेगा, तो कुछ और आगे कुछ उसके आगे रखना पड़ेगा। आपके भाव से मुझे लगता है निश्चित रूप से बड़े गंभीरता से अभी चर्चा चिंतन मंथन शुरू हो गया। आदरणीय मंत्री महोदय एवं आदरणीय मंच, मैं एक चिकित्सक हूँ और चिकित्सक होने के नाते मेरा प्रश्न वो ये है, या प्रश्न कहिए या इसको एक जिज्ञासा कहिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या असंतुलन, ये जो हमारे यहाँ देश में हो रहा है, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया है। हमारी जो जनसंख्या नियंत्रण की जो नीति है उसमें खराबी है, इसी की वजह से जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। तो मेरा ये निवेदन है, इस पर कुछ विचार किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, ये जो जनसंख्या असंतुलन हो रहा है इस पर कंट्रोल हो। तो ये छोटा सा विषय नहीं है, इस विषय के साथ बड़े अभ्यास चिंतन के बाद ही इस पे आगे जाना होता है। आपने बताया कि आप डॉक्टर हो, आपने डॉक्टर हो ना, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देने के पहले टेस्ट किया जाता था कि इससे कुछ इन्फेक्शन तो नहीं होगा, एलर्जी तो नहीं होगी, फिर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आप समझ गए, सही समय पे सही काम होता है। जय श्री राम। मेरा ऐसा मानना है कि विकास और भाजपा अलग नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब से बीजेपी का जन्म हुआ है, जब से ही विकास की अवधारणा हुई है, उसके पहले की स्थिति सबको मालूम है। लेकिन हम देखते हैं, जैसे मेरा मानना है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास करा है, मतलब 100% विकास करा है, लेकिन उसको शो नहीं कर पाती है। हम 1 रुपए का काम करते हैं लेकिन चवन्नी भी नहीं बता पाते हैं, और विपक्षी पार्टी जो है चवन्नी करती है और इतना हल्ला करती है कि जैसे कोई 100 रुपए का काम कर दिया हो उन्होंने पूरा। तो इस बात पे आप ध्यान रखें कि अधिक अपना प्रचार अधिक हो, जो काम किया हो वास्तव में काम किया है, जमीन धरातल पे भी काम किया है, हर उसमें काम किया है। मैं आपके बात से 100% सहमत हूं, और इसके 2 ही कारण हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रोफेशन नहीं है, मिशन है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति ये प्रोफेशन है। जब कोई बात प्रोफेशन होती है तो उसका बराबर प्रदर्शन योग्य पद्धति से किया जाता है। आप ध्यान में आए ना, अगर आप घर में खाना पकाओगे तो कोई आवश्यकता नहीं कि उसका प्रदर्शन सुंदर करे, मगर होटल में खाना बनेगा तो उस पर बहुत सुंदरता के साथ, नक्शी के साथ खाना परोसा जाता है।
कांग्रेस ये प्रोफेशन की राजनीति करती है, भाजपा ये मिशन की राजनीति करती है। दूसरी सीधी बात, आपके बात से मैं सहमत हूं। मैं 15 साल जब मैं प्रदेश अध्यक्ष 3 साल रहा, तब से बता रहा हूं, कांग्रेस ये सोना पहनकर फटे कपड़े जैसा विचार बेचती है और भारतीय जनता पार्टी फटे कपड़े पहनकर सोने से भी महत्वपूर्ण कीमती विचार पहुंचाने में काम होती है। और इसीलिए तो 1 महीना अभी मोदी जी ने कहा, जनता से मिलो, जनता से समझ लो, हमारी कहाँ कुछ कमियां है क्या, हमको कुछ बदलाव करना है क्या। हम उत्तर पत्रिका बहुत सुंदर लिखते, उसको सप्लीमेंट्री जोड़ते और रोल नंबर डालना भूल जाते, तो हमारी परीक्षा का मूल्यांकन कैसे। इसलिए बोल रहा हूं कि संघ का शताब्दी वर्ष भी है और राम मंदिर भी बन गया है, काशी विश्वनाथ भी हो गया है, तो सब आनंद ही आनंद है पूरे देश में। तो ये आनंद के क्षण कोई दूसरा उसका आनंद नहीं ले ले, इसमें सबको प्रयास करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा विचार है। देखो भैया, आपको जितनी चिंता है उतनी मुझे है, और ऐसी ही चिंता गरीब के बच्चों को भी है। एक दिन मेरे को एक गरीब के बच्चे ने कहा, बोले भाऊ आप इतना क्यों घूमते हो। मैं बोला देश में तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरा जन्म इस देश में हुआ, और उससे और एक सौभाग्य मेरा बाकी लोगों से ज्यादा है कि मेरे हाथ में राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, भाजपा का झंडा है। जो भाजपा ने हमको सिखाया, देशभक्ति से जो खून न गए, खून नहीं वह पानी है, मातृभूमि के काम न है वो बेकार करवानी है। तो उसने मुझे तपाक से जवाब दिया, बोले देखो भाई, आंधी आए या झूठी बात करने वाला गांधी आए, चून के तो मोदी ही आएंगे। मैं बोला यार तू खरगोश और कछुए की कथा नहीं सुनी क्या, समझते है। उसने बड़ा एक तर्क संगत अच्छा उदाहरण बताया। उसने कहा कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकता। मैं बोला क्यों भाई। तो बोले जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे तब तक लाल बहादुर शास्त्री नहीं बने, लाल बहादुर शास्त्री जब तक हम में रहे तब तक इंदिरा जी नहीं बनी, इंदिरा जी थी तो राजीव जी नहीं बने, राजीव जी थे नरसिंह राव जी नहीं बने, नरसिंह राव जी थे तो मनमोहन सिंह जी नहीं बने। अभी मनमोहन सिंह जी 20-25 साल उनकी तबीयत इतनी अच्छी रहने वाली है, तो राहुल जी कहां से बने। भाई साहब जय सिया राम। मैं संजय सिंह रघुवंशी एडवोकेट, राजगढ़ तहसील सरदारपुर का निवासी हूँ। मेरी जन्मभूमि ग्राम दसई है और मेरा घर मकान वहाँ है, आना जाना लगा रहता है। और मैं जब से समझने लगा, बचपन की बात कर रहा हूँ, मैं मूलभूत आवश्यकता जल की बात करना चाहता हूँ। नल लाइन तो है लेकिन कई नलों में पानी नहीं आता। हमारी सरकार मूलभूत आवश्यकता और सुविधाओं के लिए प्रतिबद्धता दर्शाती है, किंतु और हमारी सरकार सन 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करती है। तो क्या इन अभावों में भी हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं? भाई साहब आपके यहाँ विधायक कौन है? देखो ऐसा है, मैं 2 बातें बताता हूं। स्वाधीनता के बाद मेरे पास सारा रिपोर्ट है। मोदी जी के पहले इस देश में भाजपा की भी 5 साल सरकार, 6 साल सरकार है, मगर 66 इयर्स 9 महीने 11 दिन मोदी जी तो प्रधानमंत्री नहीं थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने 9 वर्ष आज पकड़ के 21 दिन होते हैं। 66 इयर्स बनाम 9 वर्ष। मैं आपको 2 आंकड़े देता हूं, आपके ध्यान में आ जाएगा। हर घर जल योजना, पानी पीने का अधिकार है, शुद्ध पानी पीने का अधिकार है। कांग्रेस के सरकार ने हमेशा शुद्ध पानी पिलाने के बजाय हर गांव में ये व्यवस्था बराबर कर दी थी। महात्मा गांधी जी का नाम लेते थे। महात्मा गांधी जी ने 1923 में हरिजन में लिखा था कि अगर मैं स्वाधीनता के बाद मुझे निर्णय करने का अधिकार देंगे तो 2 बातों का मैं निर्णय करूंगा, एक गोवंश हत्याबंदी और दूसरा पीने से बंदी।
कांग्रेसियों के सदस्यता पत्र पे भी पीछे लिखा रहता था कई साल तक कि पीछे लिखा रहता था कि मैं पीऊंगा नहीं। तो एक दिन मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष को प्रदेश के पूछा तो बोले पीऊंगा नहीं पिलाऊंगा नहीं, ये कहां लिखा है। अब दूसरी बात, आप देखो भैया, चुनाव में जिताओगे किसी और को तो बीज बोओगे बबूल के तो बेर कहां से आए। बात सीधी है, किसान ने कुआं खोदा, पंप लगाया, पाइप लगाया और उसको जंग खाई हुई टोटी लगाई तो पानी कैसे आएगा भैया? आएगा भी तो एक एक थेंब आएगा। अब आपने मोदी जी के विकास के कुएं को बनाया, शिवराज जी व चौहान जी का पंप लगा दिया, हमारे सांसद का पाइप लगा दिया और जंग खाई हुई कांग्रेस की टोटी लगा दी, तो सब नल में तो पानी नहीं आएगा ना भैया। तो उसमें बदलाव की कुछ अपेक्षा है। मैं मोहनलाल यादव शिक्षक हूँ और 18 में जो विधानसभाओं के चुनाव हुए थे कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, तो उनमें प्रदेश में तो हमारी भाजपा की सरकार नहीं बनी और लोगों का ये कहना था कि हमें राज्य सरकार से बैर है, मोदी जी से कोई बैर नहीं है। तो मोदी जी के लिए जीतना तो बिल्कुल निश्चित है, उससे कोई नाराजगी है ही नहीं जनता की। लेकिन प्रदेश की सरकार से कई लोग नाराज हैं, जिसमें हमारे कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, जिसके कारण हमारी सरकार कहीं खो न दे, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। देखो भाई साहब, आपकी नाराजगी, आपका विषय, ये तो मैं जिन तक पहुंचाना चाहिए उन तक पहुंचाऊंगा, मगर दो बातें मैं कहूंगा। 2018 में भी कोई जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार को नहीं गिराया था। अगर आप वोटिंग देखोगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस से 40,400 वोट ये भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा थे। हाँ, सीटों में 109 भाजपा की आई, 114 कांग्रेस की आई, बीएसपी की 2 लेकर उन्होंने सरकार बनाई थी। ये सच्ची बात है, इसमें कोई शंका नहीं। मगर पहला मुद्दा आपका कि 18 में भाजपा की सरकार गिराई, तो सीटों के आधार पे आप कह सकते हो, वोटों के आधार पे नहीं कह सकते हो। वोट में कांग्रेस से ज्यादा भाजपा को था। अब मुद्दा 2 कि आपने कहा कि सरकार नहीं गिरनी चाहिए, एकदम सही बात है। मैं एक छोटी सी कहानी बता के आपके ध्यान में आ जाएगा कि गुस्सा आया भी तो भी सरकार पे हम निकाल देंगे तो नुकसान सरकार का नहीं है। भाजपा की सरकार आएगी तो शिवराज चौहान जी का वजन नहीं बढ़ेगा, विकास का वजन बढ़ेगा। शिवराज चौहान जी की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, आपके रास्तों की लंबाई बढ़ेगी। शिवराज चौहान जी का क्या बिगड़ने वाला है? हम तो पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए है, हमको आगे बढ़ना। सही तो हमारी एक्सपर्टी तो अपोजिशन में बैठने की एक जमाने में थी, सत्ता में बैठने की नहीं थी। इसलिए एक ने बड़ी अच्छी कहानी बताई। एक माँ अपने बच्चों को लेके एक जत्रा में निकलती है और जब जत्रा में पहुंचती है तो वो बच्चा कहता है कि मुझे फुगा खरीद के दे। माँ के पास पैसे नहीं रहते, खींच के आगे ले जाती। मिठाई रहती, वो मिठाई खरीद के दे। पुंगी रहती, वो पुंगी खरीद के दे। उतने में अंधेरा होता है, अंधेरे में माँ एक तरफ, बेटा एक तरफ। 5 मिनट के बाद उजाला होने के बाद बेटा देखता है माँ दिख नहीं रही, जोर से रोने लगती है, बहुत जोर जोर से वो बच्चा रोने लगता है, माँ दिख नहीं रही। कोई सज्जन आता, उसको अपने ऊपर उठाता और बोलता, सज्जन अरे रो मत, मैं तुझे मिठाई खरीद के देता हूँ, मैं तुझे फुगा खरीद के देता हूँ, मैं तुझे पुंगी खरीद के देता हूँ। बच्चा बोलता, मुझे पुंगी नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, फुगा नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। हम सबकी हालत इस देश में अगर भाजपा की सरकार नहीं रहेगी ना तो मुझे मेरी माँ चाहिए, ये हालत में हम पहुंच सकते हैं। तो हम इसको परिवार समझ के अपनी बात को प्रस्तुत करें, मगर हमारा नुकसान ना हो। हमारे घर के परिवार का कोई भी सदस्य ये अगर उसमें कुछ त्रुटियां है, उन्हीं है, तो गांव के चौक में हम क्या माइक लगा के घूम के बैठते क्या, मेरे पिताजी में ये दोष है, मेरे भाई में ये दोष है? नहीं, शिवराज जी में दोष है। अगर शिवराज जी के काम में उस उन्हीं को दूर किया जाएगा। मगर आखिरी के वाक्य से मैं सहमत हूं, नहीं हूं। कुछ भी हो जाए, गुस्सा ये हमारा कोई भी परिस्थिति में भाजपा ने नहीं निकालना चाहिए। नहीं तो 1 सेकंड हमारे जीवन को गलत निर्णय लेने में अगर हम
गलत निर्णय लेते तो 4 वर्ष 11 महीने 29 दिन 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड जीवन के खराब हो गए। जय श्री राम साहब, मैं प्रवीण चावला, विद्यालय संचालक बदनावर से हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न है, धर्म से लेकर दूसरा अर्थ से लेकर। धर्म से लेकर ये प्रश्न है कि धार जिले के समस्त हिंदू भाई बैठे हैं, जब हमारे पास केंद्र में और राज्य में सरकार है तो माँ बहुशाला की वाग्देवी की प्रतिमा को क्यों नहीं स्थापित किया जाए, और माँ सरस्वती की प्रतिमा बहुशाला की? क्योंकि जब सरकार नहीं होती तो मनोज जी के साथ में बहुशाला आंदोलन में आया था, आए थे, और सभी लोग जानते हैं कि बहुशाला का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो ऐसा क्योंकि जब ही समाज को जागृत किया जाए, जब सरकार नहीं रहे, कांग्रेस सरकार है तो सभी हिंदू भाई आएंगे और लड़ खाएंगे, और यदि आज परिस्थिति पक्ष में है तो केंद्र में राज्य। देखो भाई साहब, आपके जैसे जो हमारे देश की आस्था और अस्मिता के प्रश्न है, ऐसे कई प्रश्न है जिसको टप्पे टप्पे से हमारी सरकार सुलझा रही है। आपको ही पता है 3000 फीट के काशी विश्वनाथ के मंदिर को आज एक भव्य दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ, बहुत बड़ा भव्य दिव्य स्वरूप। वैसे वही आशा कर रहे हैं कि राम मंदिर और काशी मंदिर बन सकता है, ये भी होना चाहिए। थोड़े मैं और आपको समझा रहा हूँ, एक साथ में तो कई प्रश्न है। आपको भी पता है कि जब चंद्रशेखर आजाद नगर ये नाम देना था, कांग्रेस की सरकार थी, क्या पत्र भेजा था? उन्होंने भेजा कि हम कोई भी नेताओं के नाम से गांव नहीं बदल सकते। यानी वो चंद्रशेखर आजाद को शहीद नहीं मान रहे थे, वो क्या कोई पार्टी के नेता मान रहे थे? फिर चंद्रशेखर आजाद नगर हुआ, आप भी जानते हो। अब मैं मेरा एक उदाहरण बताऊं, जब मैं वन मंत्री बना, सांस्कृतिक मंत्री बना, मेरे सामने एक विषय आया कि अफजल खान की कब्र का अतिक्रमण हुआ है। 29 जुलाई 1953 से लेके पिछले 10 नवंबर 2022 तक लोग उस कब्र का अतिक्रमण हटाना चाहते थे, हजारों लोग आते थे, सरकार नहीं हटाती थी। मैं आया जब पता चला 10 नवंबर को 2000 पुलिस लगाया, हमने हटा दिया। अभी जैसा आपने कहा कि ब्रिटेन में है, अब ब्रिटेन में हमें कोई चीज लानी है तो उसकी कुछ बातें जो है वो हम, ऐसा नहीं है कि हम ब्रिटेन पे जाके उस पर वारी कर सकते हैं। जैसा मुझे अफजल खान का पेट फाड़ने वाले वागनर को गाना था, अब तो ब्रिटेन से मैंने पत्र व्यवहार किया, फॉलो किया, अब वो वागनर आएंगे। अब मुझे जगदम्बा तलवार चाहिए, तो कुछ समय ये सारी बातों को लगता है। ऐसा तो नहीं है कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो ये बात सही है। मुझे बहुत खुशी होती है कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के कई लोगों को कई अपेक्षाएं उनके मन में जाग चुकी है, क्योंकि उनका एक विश्वास जरूर है कि जो गांधी नहीं कर सकता, जो बाकी कोई नहीं कर सकता, वो मोदी जी ही कर सकते। ये विश्वास के लिए मोदी जी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो प्रश्न है वो तो कभी ना कभी सुनिएगा, विश्वास रखो। हम इस देश के शताब्दी महोत्सव तक इस देश को विश्व गौरव बनाने के दिशा में निकले हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों को भी सुलझाया जाएगा। कुछ सावधानी, कुछ सबर, बस सबर का फल मीठा होगा। धन्यवाद। अभी बहुत अच्छी संघर्ष की परिचर्चा हमारे बीच हुई है। और भी कुछ सवाल मन में किसी के हो तो लिख के सांसद जी को, विधायक जी को दे दें, बात वहां तक पहुंचा देंगे। और अब कार्यक्रम के अंत में देखो भैया, मैंने अभी प्रश्न का जवाब दिया। ऐसे कई देश में प्रश्न है जिसको टप्पे टप्पे से सुलझाया जाएगा। आप भी कांग्रेस वाले जैसी बात मत करो जी, बंदी हम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख तो बता दी ना, हर बात की तारीख। भैया बिल्कुल चिंता मत करो, आएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रखो। तब तक आयुष्मान भारत योजना से दवाई भी दी। धन्यवाद। ये बाकी जो काम है वो भी सब पूरे होंगे। मैं
अब कार्यक्रम के अंत में चूंकि समय काफी हो गया, मैं माननीय हमारे सांसद को अनुरोध करूंगा आगे आभार करें। उसके पूर्व इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था करने के लिए जो हमारे योगेश जी अग्रवाल है, उनसे अनुरोध आके हमारे मुख्य अतिथि का पुष्पार्घ्य से स्वागत करें। योगेश जी आए, उसके बाद दरबार साहब अपनी बात रखेंगे आभार प्रकट के साथ में। हम जोरदार ताली से दरबार का स्वागत भी कर सकते हैं, है ना।